आपके जहन में जिस बात की वारिस पठान इन्होंने जिक्र किया कि लोग धूप में आके बैठते थे, जो पहली बात जिसने की आंध्रा पार्टी के धनगर समाज के है। अगर मैं कहूँ तो वंचित बहुजन अघाड़ी जो है इस धनगर समाज की ही शुरुआत, क्योंकि इनकी हालत, धनगरों की हालत ऐसी है, ना घर के ना घाट पे रहे। पहले कांग्रेस के साथ में रहे, कांग्रेस से इनको कुछ नहीं मिला, इसलिए ये बीजेपी के साथ में गए। बीजेपी ने भी इनको कुछ नहीं दिया, और हालांकि अब ऐसी अवस्था इनकी है कि ना वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, ना वो बीजेपी के साथ में जा सकते। इनकी तादाद महाराष्ट्र में जो है वो 12% की तादाद है। पिछली बार 12% के 12% जो है वो बीजेपी सेना की ओर मुड़ गए। मेरे अच्छे ताल्लुकात होने के बाद भी और मेरी अकोला की कॉन्स्टिट्यूंसी में करीब 32,000 वोट होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार हम आपको वोट नहीं देंगे। सम्मत होने की वजह से उन्होंने कहा कि हम इस बार वोट नहीं देंगे। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले नहीं, बीजेपी हमको आरक्षण देने जा रही है, और आरक्षण ये जो मामला है ये एक दिन का मामला है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि हर किसी को लगता है कि आरक्षण के माध्यम से मैं सरकार में जाऊँगा, शिक्षा में जाऊँगा, सत्ता के साथ में रहूँगा, ये उसकी एक ख्वाहिश है। लेकिन अपने समाज के भी उम्मीदवार रहने के बाद भी 3 एमएलए जो पिछले बार ये धनगर समाज के थे, जो बीजेपी में से नहीं थे, शिवसेना में से नहीं थे, उनको भी उन्होंने कहा कि हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि आरक्षण का मामला बीजेपी उसको छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अपने समाज के उम्मीदवार होने के बावजूद भी धनगर समाज ने जो है बीजेपी सेना को वोट दिया, और आज ऐसी परिस्थिति है कि सेना बीजेपी ये कह रही है कि हम हमको आरक्षण दे नहीं सकते, और देने की स्थिति में भी नहीं है। और इसलिए ये जो वंचित बहुजन अघाड़ी पिछली अप्रैल से शुरुआत हुई, इनकी शुरुआत इन्होंने ही कहा, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं। दूसरे जो बैठे हैं राजाराम पाटिल जो है, ये कोली, आगरी, भंडारी, आदिवासी, और इन्होंने ईस्ट इंडिया करके ये लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल से किसी को ये पता नहीं होगा कि ये ईस्ट इंडिया क्या है। ईस्ट इंडिया ये एक समाज है बम्बई का, जिसको आज हम लोग एंग्लो इंडियन कहते हैं। ये एंग्लो इंडियन जो है, ये इसको पुराने ज़माने में ईस्ट इंडियन कहते थे। ये ईस्ट इंडियन जो है वो कैथलिक बने हैं, क्रिश्चियन बने हैं, भंडारी समाज में से, कोली समाज में से, आगरी समाज में से और आदिवासी समाज। बम्बई के जो यहाँ के गांव जितने भी है, ये इनके ही गांव। अभी तक इनके गांवों को किसी ने हाथ नहीं लगाया। 200 गांव है, बम्बई से लेके कल्याण थाना, अलीबाग तक, रायगढ़ तक। ब्रिटिश के ज़माने और उसके पहले पोर्तुगीज के ज़माने में इनको गांव का अधिकार मिल चुका है, और इसलिए इनके गांव जो है उस पर कोई अधिकार नहीं। इसलिए पढ़े देखेंगे तो पुराना ही शहर बचा है। वो भी हम लोग अगर देखेंगे तो पुराने की तरह वैसे की वैसी। खार तांडा हम लोग गए, खार तांडा वैसे की वैसे रहा, या कोलीवाड़ा जिसको हम कहते हैं साइड में, वो कोलीवाड़ा वैसे की वैसे ही है, क्योंकि उनके अधिकार की बात है। लेकिन पिछली 7 महीनों से बम्बई की जमीन जो है वो खत्म हो चुकी है। झुग्गियों के नीचे की जमीन जो है उस पर एसारे लग चुकी है, इसलिए कमाने के लिए कोई मामला नहीं है। आज जो है ये जो आगरी, भंडारी, कोली, आदिवासी और ईस्ट इंडियन जो है, इनकी जो गांव बची हुई है, इस गांव को जो है उन्होंने एसारे लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, ऑर्डर भी हो चुका है।
और कई जगहों पर जो है इनके घर जो है और मकान जो है गिराने की कोशिश भी वहां पर शुरुआत हुई। ये करीब करीब बंबई में जो है वो 14 लाख के आसपास इनकी आबादी है। ये 14 लाख वोट जो है वो हमेशा कहिए कि बीजेपी शिवसेना के साथ में है। पिछले 6 महीनों में ये जो आगरी कोली भंडारी की जो बस्तियां हैं उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार हम लोग कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसी तरह से कांग्रेस ने किसी प्रकार का उनके साथ में गैर व्यवहार नहीं किया। लेकिन ये जो सेना बीजेपी के साथ हमेशा रहे, इन्होंने ही इनके मकान और इनकी जमीन जो है वो छीनने की बात की। ये करीब करीब मान लीजिए बम्बई और अलीबाग का इलाका जो है उसमें करीब करीब 250 गांव है और ये 250 गांव जो है वो अभी सेना और बीजेपी के खिलाफ है। ऐसी एक परिस्थिति उनके बगल में जो बैठक जिन्होंने लक्ष्मण माने, ये नोमैडिक ट्राइब है। कहीं गांव देहात में हम लोग अगर घूमते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ परिवार जो है वो गधे के साथ घोड़े के साथ घूमते मिलते हैं। इन्होंने जिसकी बात की जिक्र कही, ये हम लोग कैंप में रहते थे, तो ये 1857 का जब लड़ाई हुई, ब्रिटिशों के साथ में लड़ाई हुई, तो इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने हार नहीं मानी तो इनको ब्रिटिशों ने कैंप में रख दिया और कैंप में रखने के बाद इनके गांव जो है उजाड़ दिए और उसमें कुछ बाकी नहीं रहा। 1952 में जो है इनको सरकार ने आज़ादी दी सोलापुर में और कहा कि आप आज़ाद हो, लेकिन आज तक इनको गांव मिले नहीं है। ये कभी बीजेपी के पीछे रहे, कभी कांग्रेस के पीछे रहे। इनकी भी तादाद जो है वो 12% की तादाद, और आज ये भी दोनों के साथ जाने के लिए तैयार। तीसरा मुद्दा आज जो महाराष्ट्र के सबसे बड़ा मुद्दा है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, वो मराठा और ओबीसी के बीच है। शायद मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये देखा होगा कि बीच में कई आरक्षण के बारे में मराठों की जुलूस निकली, बड़ी बड़ी जुलूस निकली, लेकिन उसके खिलाफ जो है वो ओबीसी की भी जुलूस निकली और उन्होंने कहा कि भैया मराठों का आरक्षण के लिए हमारा विरोध नहीं, लेकिन ये हमारे थाली में नहीं। इनको अगर आरक्षण देना है तो अलग से आरक्षण दीजिए। हमारे 27% जो है उस 27% से देने के लिए हम लोग का विरोध है और दोनों जो है आज एक दूसरे के खिलाफ है। ऐसी एक परिस्थिति है। मराठा और ओबीसी के बीच में अगर कहूं दुआ कोई हुक्म है, और इसलिए वंचित आघाड़ी बनने के बाद इनकी पूरी लाइन थी कि हम लोग किसी के साथ ना जाए, अपनी एक अलग से तीसरा मास यहाँ पर खड़ा करें और तीसरा मास खड़ा करने के बाद मुसलमानों के साथ एक डायलॉग शुरुआत करें और सभी मिलकर वहां पे शुरुआत करें। लेकिन यहाँ कई लोगों ने जैसे कहा कि बीजेपी को हटाना ये सबसे बड़ी बात है, आरएसएस को हटाना ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस को लगातार हम लोग जुलाई महीने से लगे हुए थे कि भैया हम लोग साथ में बैठते, आरएसएस को और बीजेपी को जिस तरह से उखाड़ना है उस तरह से उखाड़ सकते हैं। आज भी अगर मैं कहूँ कि कांग्रेस गुजरात में जो है वो कांग्रेस ने नहीं हरा, तो बीजेपी तो सिर्फ माध्यम है। 8000 देशभर के कार्यकर्ता थे कि जिन्होंने 6 महीने गुजरात में लगा और एक ही जुनून से उन्होंने गुजरात में अपनी बात रखी और ये कहा, ये जो मोदी कह रहा है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, उनकी एक ही जुनून थी कि हम इसको हराएंगे। और शायद मेरे ख्याल से गुजरात इसका जिस तरह नेपोलियन का हम लोग कहते हैं कि वाटरलू हो गया, उसी तरह गुजरात जो है नरेंद्र मोदी का वाटरलू होता अगर कांग्रेस कुछ बातों पर मान ली।
आबादी की बात करूं अगर गुजरात की, तो आदिवासी सबसे बड़ा पॉपुलेटेड एरिया है। उसके बाद में जो है वो कोली समाज है, तीसरा जो है वो पटेल समाज, चौथे में जो है फिर बाकी सभी वहां पर आते हैं। 2004 में भी कांग्रेस वहां पे जीती और कोई दक्षिण गुजरात से, क्योंकि दक्षिण गुजरात में बड़ौदा के नीचे का जो इलाका है पूरा वापी तक, ये आदिवासियों का इलाका है। आदिवासियों के नेता वहां पर जो है छोटूभाई वसावा, कांग्रेस उनको साथ में लेने के लिए तैयार की थी जब वो शरद यादव के साथ उनके पार्टी के प्रेसिडेंट थे। और उनको लेने के लिए वजह ये नहीं थी क्योंकि आदिवासी उनसे ये कह रहे थे, वे 46 जगह तो हमारी आरक्षित है, लेकिन कांग्रेस को हम लोग इतनी बार जिता रहे हैं तो 2-4 सीटें जनरल अगर मिलती है तो अच्छी बात है। कांग्रेस को वहां पे पहले मनवाया गया कि ये आप जो है वो 2-3 सीटें देंगे तो ये आदिवासी स्वीप हो जाएगा। पहले तो कांग्रेस ने दे दिया, लेकिन उसके बाद में 3 उम्मीदवार उसी कैंडिडेट को उतार दिए अपने सिंबल के साथ में, इसलिए आदिवासियों में गुस्से की लहर आई। और जहां कांग्रेस 2004 में जीती, गोधरा के कांड के बाद भी जहां कांग्रेस जीती 65 जगह निकाली, वहीं कांग्रेस 35 पे आई। और जो कच्छ और सौराष्ट्र का इलाका है कि जहां बीजेपी 70 पे आती थी, वहीं जो है वो 30 पे आ गई, क्योंकि जो 6000 लोग काम कर रहे थे बाहर से आके, उन्होंने कच्छ और सौराष्ट्र जो है वो अपना अड्डा बनाया था। और यही अगर बीजेपी को हराते हैं तो शायद मेरे ख्याल से उनकी सरकार है, लेकिन कांग्रेस माहौल संभाला नहीं। आज भी दुर्भाग्य से कहूं कि दोबारा बीजेपी गुजरात में वही रिपीट करेगी 2014 में हुआ था। इसलिए कांग्रेस को हम लोग समझा रहे थे कि ये वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जो समाज जुड़ा हुआ, ये 80% आपका वोटर, ये 80% वोटर जो है ये बीजेपी का वोटर, 20% ही आपके पास। जो खेल चलता रहा दलितों के साथ 12%, मुसलमानों का 15% और मराठों का 15%, ये जो खेल था, ये खेल से लेके मैं 20% यहाँ कर आगे हम लोग 5-6 हज़ार 6 हज़ार 7 हज़ार से यहाँ पर जीते। मैंने जैसे ये यहाँ से वहाँ चले गए, हम लोग का हाथा शुरुआत हुआ। इसलिए ये जो समाज बीजेपी के पास गया हुआ है और आज बीजेपी से बाहर निकल रहा है, उसको हम लोग ने पहचान देनी चाहिए। क्योंकि 70 साल के अंदर धनगर समाज ये कह रहा है कि एक भी लोकसभा की मेंबरशिप मुझे मिली। माली समाज ये कह रहा है कि 70 साल के अंदर मुझे एक भी लोकसभा की नुमाइंदगी नहीं। वही हालत जो है वो ये जो नोमैडिक ट्राइब है, ट्राइबल ट्राइब है, उनकी वही हालत है। वो कहते हैं 70 साल तो हम लोग वोट देते आ रहे हैं, आप हमको कैंडिडेट भी देने के लिए तैयार नहीं है, नुमाइंदगी भी देने के लिए तैयार नहीं, हम अभी अपना रास्ता अपनाने के लिए शुरुआत। कांग्रेस में जो बदलाव हुआ मैं क्या से उसको भी हम लोग ने नजरअंदाज नहीं करना। कांग्रेस मराठों की पार्टी है, मैं कहूँगा हाँ मराठों की पार्टी है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन कांग्रेस फिलहाल जो है वो मराठों की पार्टी नहीं है, वो पारिवारिक पार्टी बन चुकी है, रिश्तेदारों की पार्टी बन चुकी है। और इसलिए मराठों में भी एक तबका ऐसा निकला है कि जो बीजेपी की ओर मुड़ चुका है। और इसलिए हम कांग्रेस वालों से ये कह रहे थे कि भैया वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आप समझौता कर लो। और समझौता करते समय यही कहा कि आपके पास 3 बार जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आप हार चुके हो, 3 बार जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आप हार चुके हो,
और अब आपके पास जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा के उम्मीदवार नहीं है, ऐसे 12 सीट आपकी थी, बाकी क्या? फिलहाल अखबारों में हम लोग ये देखते हैं कि मावट और रायगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, कैंडिडेट कहां से लिया आ रहे? सांगली से लिया। चंद्रपुर की जो सीट है, लोकसभा की सीट है, उस चंद्रपुर के सीट के लिए कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस लातूर से लिया। ये वजह यह है कि इनकी जो समझौते की राजनीति है, ये समझौते की राजनीति का परिणाम है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि जहां समझौते के अंदर एनसीपी को सीट गई, वहां कांग्रेस का वजूद खत्म हुआ, और जो सीट कांग्रेस को गई वहां एनसीपी का वजूद वहां पर खत्म हुआ। क्योंकि कार्यकर्ता ये कह रहा है कि मुझे बैग लेके जाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करना। इस बात को कांग्रेस समझने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए जो पिछली बैठक हुई, उस दूसरे बैठक में अन्नाराव पाटिल ने जिसे आपसे कहा कि कांग्रेस वालों से हमने कहा कि कैंडिडेट तो आ गए, जो कैंडिडेट डिक्लेयर कीजिए आपके लिए, आप कांग्रेस के एक ही फॉर्म को दे दो, हमको कोई एतराज नहीं। क्योंकि मकसद ये है कि सेना और बीजेपी के कैंडिडेट को हराएंगे यहाँ, तो केंद्र में उनकी सरकार नहीं बनती। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज मेरे ख्याल से इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, पोलिंग डेट अनाउंस हो चुका है, कहीं ना कहीं तो भी जाके कांग्रेस मेरे ख्याल से बातचीत करने के लिए शुरुआत हुई। लेकिन एक बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एमआईएम के साथ में हम लोग का जो गठबंधन हुआ है, वो गठबंधन लोकसभा में रहेगा, विधानसभा में भी रहेगा, कॉर्पोरेशन के लेवल में रहेगा, और आने वाले वक्त पे रहेगा। ये वक्त की तकाज़त है, ऐसा मैंने आज अगर हम लोग इकट्ठा नहीं हुए तो शायद मेरे ख्याल से हम लोग इसको बदल नहीं पाए। जिस तरह से 1 जनवरी का वाकया हुआ और यहाँ के राइट विंग लीडरशिप जो है, हिंदुत्ववादी नेतृत्व जो है, जिस तरह से वहां के दबे हुए लोगों को पीटा है, उन्होंने ठान लिया है कि किसी भी तरह हम लोग सेना और बीजेपी को वोट दें। दूसरी तरफ से कांग्रेस ने हमको मदद नहीं की, किसी प्रकार का इशू पार्लियामेंट में नहीं उठाया, असेंबली में नहीं उठाया, इसलिए उनके खिलाफ भी हम लोग की यही कोशिश थी कि असेंबली में नहीं उठाया तो भी नहीं उठाया, नुमाइंदगी अगर मिलती है तो शायद गुस्सा कम होगा और बीजेपी को हराने का आसान हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस मेरे ख्याल से उसके लिए तैयार नहीं है। वजह कई है। कांग्रेस का समझौता आपसे दिखाई दे रहा था, लेकिन आपके साथ में नहीं हुआ। अन्य दूसरे पार्टियों के साथ कांग्रेस का समझौता नहीं हो रहा है। उसकी वजह मेरे हिसाब से जिस प्रकार की इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी के पीछे की भी एक रणनीति है, साजिश है कि जिसको हम लोग ने समझना चाहिए। मैं आज ये मान के चलता हूँ कि मुसलमानों की एक जिम्मेदारी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, और वो जिम्मेदारी ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व जो इंक्वायरी में फंसे हुए हैं, और कोई भी अपने आप को छगन दुश्मन नहीं बनाना चाह रहा, हर कोई अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, और हर कोई अपने आप में बचाने में लगा हुआ है, इसलिए वो सही राजनीति नहीं कर रहा है, वो सत्ताधारियों की राजनीति यहां पर कर रहा है। और मैं नहीं समझता कि 6 सीट 2014 में कांग्रेस और एनसीपी को मिले, उसके बाद उनसे ये उम्मीद करना कि हम 40 की 40 सीट ये आएंगे, ये मुझे नहीं लगता। इसलिए अगर ये समझौता कर दे तो शायद मेरे ख्याल से 40 सीटें दोनों मिलकर यहाँ पे लड़ती, ऐसी एक परिस्थिति। लेकिन आज की फिलहाल परिस्थिति जो है, अगर उस पर हम लोग गौर करें तो शायद हम लोग ये रिजल्ट दोबारा यहाँ पर ले आ सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि फॉर्म नॉमिनेशन भरने के पहले कांग्रेस समझौते की राजनीति की बात करे, क्योंकि
एक तरफ से अगर मैं कहूँ, इलेक्शन जैसे अनाउंस होता है तो सरकार की पकड़ नहीं, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से कोई भी निर्णय सरकार नहीं ले सकती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तक हम लोग रुके थे कि कांग्रेस के जितने भी इंक्वायरी के नेता है उनके मन के ऊपर डर है कि हमारा छगन भुजबल कहीं ना हो, इसलिए अब मेरे ख्याल से ये डर निकल चुका है, इसलिए खुलेआम की राजनीति करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं होता है तो मैं आप लोगों से, मुस्लिम भाइयों से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपको अगर शिवसेना और बीजेपी को हराना है तो आपको ये जो दलित समाज है, धनगर समाज है, बीजेपी है, विमेन ट्राइब्स है, ये किस तरफ जा रही है इस पर आप गौर करें। ये किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनका भी मकसद ये है कि भैया यहाँ की व्यवस्था जो है वो ऐसी बरकरार रहनी चाहिए, संविधान बना रहना चाहिए, क्योंकि 2500 की गुलामी के बाद महात्मा फुले ने इनकी जो आज़ादी की लड़ाई शुरुआत की और बाबा साहब ने इनकी आज़ादी जो है वो संविधान के माध्यम से कामयाब कर दी। इसलिए इनका भी कहना है कि ये संविधान अगर बचता है तो हमारी आज़ादी बचती है, और इसलिए मुसलमानों का भी मकसद, यहाँ के वंचितों का भी मकसद वही है कि संविधान बचाना ये मकसद है। और इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, अगर मिल के अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे रिजल्ट्स हम लोग ला सकते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि 12% धनगर जो है वो बीजेपी से निकल चुका है, माइनस हो चुका है, और इसलिए हम लोग कांग्रेस से कह रहे थे ये 12% जो निकल चुका है इसको अगर हम लोग लपकते हैं, उम्मीदवारी देके अगर हम लोग लपकते हैं तो शायद आपका और उनका जो झगड़ा है वो कहीं ना कहीं तो भी खत्म करते हुए एक नई व्यवस्था यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से मैंने जैसे कहा कि कोई पहल नहीं हो रही है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद यहाँ पर पहल शुरुआत होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कांग्रेस अगर नहीं करती है तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि जिस तरह से एमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी का जो यूनिफिकेशन या समझौता जो हो चुका है, उस समझौते के साथ अगर आप चलते हो तो मैं उम्मीद के साथ आपको कहता हूं कि कई जगहों पर या ये इलेक्शन हम लोग स्वीप भी कर सकते हैं 81%, क्योंकि करीब 12% है कि जो आज जो संविधान बदलने वाले उनके साथ में जाने के लिए तैयार। ये जो धनगर है अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने इस महास को शुरुआत, वंचित बहुजन अघाड़ी को शुरुआत, वो भी 12% है, 24% तो यही हो गए। मुसलमान अगर उसमें मिलता है 15% जो है तो ये यहाँ बैठ के 40% होता है। ये जो बीजेपी की जो लोग 10% है वो अगर यहाँ पर मिलते हैं तो जैसे यहाँ पर कहा कि 50% है, 50% में हमको कोई हरा नहीं सकता, ऐसी एक परिस्थिति है। ये जो बात यहाँ पर चली है कि मुसलमानों को जिताना बहुत आसान नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वंचित बहुजन अघाड़ी अगर अकेली लड़ेगी, बिना कांग्रेस के साथ लड़ेगी और कांग्रेस के साथ भी लड़ेगी, तो 2 सीटों का जो है हम लोग ने जो पकड़ के रखा है कि भैया 2 सीटें आपको मुसलमानों को देनी होगी, क्योंकि आपको दिखाना है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी की राजनीति है कि हम बिना मुसलमानों के सत्ता में आ सकते हैं। इसलिए हमने कांग्रेस वालों से कहा कि इनके खिलाफ की राजनीति करनी है, और इनके खिलाफ की अगर राजनीति करनी है तो हमको 2 सीटें देते हुए मुसलमानों को जिताना है। मैं कहा उस बात आप उस पर छोड़िए, कैसे जिताना ये मैं जानता हूँ। और इसलिए दोस्तों कांग्रेस के साथ होता है तो मुझे बहुत आसान होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। लेकिन सवर्णों की जो राजनीति है वो एक बहुत गंदी राजनीति है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ।
क्योंकि वो ये ओबीसी को पहचान देने से कतरा है। वो यही चाह रहे हैं कि जिस तरह से दलितों को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह से मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से ओबीसी को इस्तेमाल करे और अपनी सत्ता बरकरार रहे। फैमिली की सत्ता जो है, परिवार की जो सत्ता है, वो परिवार की सत्ता यहाँ पर बरकरार रहे, ऐसी एक परिस्थिति दिखाई देती है। और ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है कि धनगर समाज किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो अकेले बलबूते पे लड़ने के लिए वंचित के माध्यम से तैयार है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ऐसी अगर परिस्थिति आती है, नौबत आती है जिसको मैं टालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्लिम समाज इस महास के साथ अगर रहेगा तो एक नई पहल यहाँ पे शुरुआत हो, एक नई सामाजिक व्यवस्था यहाँ पे शुरुआत हो। और वो सामाजिक व्यवस्था ये है कि आज तक मुसलमानों की जो राजनीति रही वो सवर्णों की राजनीति रही। इस इलेक्शन में पहली बार ये होगा कि मुसलमानों की राजनीति जो है वो पिछड़ों से होगी, दलितों से होगी, आदिवासियों से होगी, क्रिमिनल ट्राइब से होगी, कि जिसकी परिस्थिति, दोनों की परिस्थिति वैसी की वैसी है, दोनों भी मार्जिनलाइज है, दोनों में सत्ता से बेदखल है। और मैं मानता हूँ कि ये बेदखल समाज जो है, ये बेदखल समाज करीब करीब 65% है, ऐसी एक परिस्थिति है। इनके साथ में अगर हम लोग चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम लोग कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन एक बात मैंने जैसे गुजरात के इलेक्शन के वक्त 4 महीने पहले मुंबई में आके कहा कि अगर कांग्रेस सही चलती है तो मोदी का जुनून जो है वो हम लोग तोड़ देंगे। जुनून जो है वो तोड़ देंगे। मैं जानता हूँ मेरी ताकत क्या है, 15% मेरी देश भर की ताकत है, जिसको मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एक देन है, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ इस्तेमाल करना है वहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हर बार इस्तेमाल करना गलत है, ऐसा मैं मान के चलूँ। लेकिन ये जो 15% की ताकत है, दलितों की ताकत है, मेरी दादा की वजह से वो मुझे भी मानते हैं। उसी तरह दावे के साथ इतना कहूँगा कि किसी भी हालत में बीजेपी की सरकार केंद्र में हम लोग आने नहीं, क्योंकि आप जिस तरह से खतरे में हो उसी तरह से दलित समाज भी खतरे में है और उनको महफूज रखना, आपको महफूज रखना, ये मैं समझता हूँ कि हम लोग की एक जिम्मेदारी है। ये मेरी ये एक जिम्मेदारी है। हम लोग के साथी जो है वो इस जिम्मेदारी को जानते हैं और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर अलग लड़ने की बात अगर आई, नौबत आई, तो आप वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ रहेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ। शुक्रिया। मैं अविनाश दंगे साहब को बुलाया थे, वो इस प्रोग्राम को आए सारे मेहमानों